हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए समझते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं हर आर्टिकल का आपको समरी बताऊंगा और कौन सी टॉपिक या फिर कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टॉपिक नहीं, पर्टिकुलर टॉपिक के कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर कैसे क्वेश्चन बन सकता है, बनने की संभावना रहेगी इन आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्री एंड मेंस, वो बताने की कोशिश करूंगा। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग डिजिटल राइट्स। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिफरेंट जजमेंट में उन्होंने ये चीजें बार बार दोहराई है कि जो डिजिटल एक्सेस है उसको प्रोवाइड करना जरूरी है इन दिस डिजिटल एरा टू प्रोटेक्ट पीपल्स फंडामेंटल राइट, दैट इज आर्टिकल 21A, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो आर्टिकल है। देन आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देन आर्टिकल 19 के तहत आपके 6 डिफरेंट राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। देन आर्टिकल 14 टू गिव इक्वल एक्सेस टू द इंटरनेट सर्विसेज। तो एक्सेस आपका जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो आज के समय पे आप देख सकते हैं कि जो एक आप डिजिटल डिवाइड देख सकते हैं रूरल और अर्बन पॉपुलेशन के बीच में। फिर अगेन आप जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है उनके बीच में भी आप देखिए तो जो लिटरेट है उनको ज़्यादा एक्सेस है, जो इलिटरेट है उनको कम एक्सेस है, या फिर जो एल्डरली है उनको कम एक्सेस है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपका जो लोगों का राइट्स होता है, जैसे राइट टू गेट बेनिफिट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स, वो भी नहीं मिल पाते हैं। क्यों? बिकॉज आज के समय पे आप देखिए कि आफ्टर डिजिटल इंडिया कैंपेन या फिर डिजिटल इंडिया कैंपेन के तहत जो आपके गवर्नेंस में जो भी आपके ई गवर्नेंस ली गई, जिसके तहत आपके जन धन आधार मोबाइल का जैम ट्रिनिटी लाया गया। तो इसके तहत अभी क्या होता है, लोगों के पास मोबाइल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी क्या कर सकते हैं, वो डिफरेंट गवर्नमेंट के जो स्कीम है उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर जो राइट टू एजुकेशन है आपको उसको भी एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग कोरोना, तो उस टाइम स्कूल बंद हो गई थी, तो लोग कैसे एजुकेशन को एक्सेस कर रहे थे, थ्रो डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिससे उनका आर्टिकल 21A जो है वो एंश्योर हो रहा था। तो अभी जैसे राइट टू लाइफ से कैसे हम इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं, तो सपोज टेलीमेडिसिन है। ओके, तो टेलीमेडिसिन के लिए या फिर आजकल आप क्या कर सकते हैं कि वीडियोग्राफी के जरिए भी आप कहीं दूर दराज शहर से भी या फिर गांव से भी स्पेशलिटी जो डॉक्टर बैठते हैं आपके वेस्टर्न इंडिया में हो या फिर साउदर्न इंडिया में, उससे कांटेक्ट करके हम सलाह ले सकते हैं। तो इससे क्या है, राइट टू लाइफ भी इंक्लूड हो जाता है। फिर राइट टू जो आपका पर्सनल लिबर्टी है, तो पर्सनल लिबर्टी के लिए हमें क्या है, इंटरनेट की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपना लिबर्टी, फॉर एग्जांपल कुछ क्रिएटिविटी दिखाना, कुछ क्रिएटिव चीज़ें बनाना, कुछ चीज़ों को सीखना, तो वो सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, तो आपको जो राइट टू डिजिटल एक्सेस है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये दो जजमेंट में, अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, देन ये आपका प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों केस में गवर्नमेंट को ये आपका एक ऑर्डर दिया है कि जो राइट टू डिजिटल एक्सेस है वो सभी को जाना चाहिए। तभी क्या है, आर्टिकल 21, 14, 19 के अंदर जो आर्टिकल है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आर्टिकल 19 के तहत आपका जो राइट टू कॉमर्स है, राइट टू ट्रेड है, तो उसके तहत देखा जाए तो आज के समय पे डिजिटल पेमेंट हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, डिजिटल एक्सेस का होना बहुत जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, अभी राइट टू इंटरनेट के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा आर्टिकल राइट टू इंटरनेट को आपका फंडामेंटल राइट के तरह रिकॉग्नाइज करता है या फिर कन्वर्ज करता है, दोनों चीजें। ओके, तो वो जाननी जरूरी रहेंगी। इसमें आप जो यूपीएससी मेंस जीएस 2 के पास्ट के क्वेश्चन है उसको भी इसमें मेंशन किया गया है, आपके 2021 देन 2015। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डेटा भी आप, ये आपको मेंस के लिए जरूरी रहेगा। प्रीलिम्स में आपको राइट्स को कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। ओके, कि कौन से राइट्स के तहत हम राइट टू प्राइवेसी को रख सकते हैं या फिर राइट टू इंटरनेट को रख सकते हैं, वैसा क्वेश्चन बन सकता है। और ओवरऑल इंटरनेट एक्सेस को आप क्या है, राइट से जोड़ के मेंस में आंसर आपको लिखना होगा। और जो रिसेंट जजमेंट है उनको भी आप कोट करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका आंसर बेटर होगा। ओके,
नेक्स्ट अगर इसमें थोड़ा आप डेटा भी डालना चाहे कि डिजिटल डिवाइड कितना है, तो जो नेशनल फैमिली हेल्थ हेल्थ सर्वे 5 होके गया, उसमें आपका ये सामने निकल के आया कि रूरल अर्बन की जो डिस्पैरिटी है लगभग 60% है, कि 60% रूरल हाउस होल्ड लैक इंटरनेट एक्सेस। तो सिर्फ 40% लोगों को ही एक्सेस है, जबकि आप ये शहर में देखें तो ये मोर देन 80% है। ओके, तो इससे क्या है, एक रूरल अर्बन आप डिसपैरिटी देख सकते हैं। फिर जेंडर एंड एज डिवाइड भी आप देख सकते हैं, जो वुमेन है, फिर हमारी जो एल्डरली पॉपुलेशन है, वुमेन हो या मेन हो एल्डरली में, तो उनको उनका एक्सक्लूजन हो जाता है, क्योंकि लैक ऑफ डिजिटल डिवाइस होता है, या डिवाइस भी अगर होता है तो डिजिटल लिटरेसी नहीं रहती है। फिर लिंग्विस्टिक बैरियर भी एक होता है कि आपके जो रूरल पॉपुलेशन है, जो नॉन इंग्लिश स्पीकर्स है, या फिर जो इंग्लिश पढ़ लिख नहीं सकते, उनके लिए दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि जो भी आपकी मोबाइल एप्लीकेशन हो या फिर मोबाइल का जो इंटरफेस होता है वो मोस्टली इंग्लिश में ही रहता है। फिर डिसेबिलिटी भी एक बैरियर की तरह काम करती है, कि कोई इंसान जो डिसेबल है, ओके, फॉर एग्जांपल कोई आंख से देख नहीं सकता है, किसी के हाथ नहीं है, तो उनके लिए भी क्या है, एक बैरियर रहता है। तो इसके लिए क्या है, एक्सेसिबिलिटी को जितना दूर हो सके, ओके, उसको एंश्योर करवाना जरूरी रहेगा बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग आपके जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। ओके, तो मुझे लगता है कि इन फ्यूचर डिजिटल इंक्लूजन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछा गया है ऑलरेडी, फिर से पूछे जाएंगे। ओके, तो इसमें अभी आप अगर देखें तो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी ली है, भारत नेट पॉलिसी ली है, जिसके तहत 2.5 लाख जो ग्राम पंचायत है उनको आपके ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करना है। देन आप देखें तो अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेस के लिए आपके हाई डाटा कॉस्ट और डिवाइस कॉस्ट ये एक हिंडरेंस क्रिएट कर रही है। ओके, ये आपका क्या मेजर लिया, लेकिन अभी इसमें अफोर्डेबिलिटी का जो इशू है उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आप कोरोना के समय देख सकते हैं कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को मोबाइल डिवाइस दिया था। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो डिजिटल पब्लिक गुड्स है, यूपीआई आया है, आधार आया है, कोविन है, तो ये हम सक्सेस देख सकते हैं। फिर आरोग्य सेतु ऐप है, जिससे लोग क्या कर सक रहे थे, आपके रियल टाइम अवेयरनेस को ले सक रहे थे। फिर एक डिजिटल लिटरेसी का कैंपेन भी चलाया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएमजी दिशा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, लेकिन ये भी क्या है, अंडर परफॉर्मिंग है, तो इसको और फर्दर एनहेंस करना जरूरी रहेगा। तो ये सभी हम सुझाव दे सकते हैं, ये सुझाव नहीं, ये सब हम जो स्टेप्स टेकन है उसमें लिख सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम इसमें हमने गिनाई, और जो स्टेप्स लिए हैं उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको भी हमें टाइम बाउंड तरीके से रिजॉल्व करना होगा। ओके, बाकी आपका और एक केस था 2020 का, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, तो इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था दैट इंटरनेट शटडाउन मस्ट फॉलो प्रोपोर्शनलिटी एंड नेसेसिटी। तो ये भी देखा गया है कि जो इंटरनेट शटडाउन में भारत वर्ल्ड में टॉप मोस्ट नेशन में से एक है, तो इसमें भी हमें क्या करनी है, प्रोपोर्शनलिटी देखना जरूरी है, कि अगर कोई सिक्योरिटी का मुद्दा होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, तब शटडाउन किया जाए तो ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंटली अगर शटडाउन किया जाए तो इससे क्या है, लोगों का जो राइट्स है, अभी दिखाया कि आर्टिकल 14 हो या 19 हो, 21 हो या फिर 21A वॉयलेट होता है। ओके, तो ये सभी चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, इट्स not a court's duty to tell media to deter or take down content, says ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो हाल ही में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, जो आपका ANI न्यूज एजेंसी है उसको, कि कुछ आपके जो न्यूज है उसको ब्रॉट डाउन करना है, ओके, उसको हटाना है। तो तभी ये जो केस है आपके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट में जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस, नॉट चीफ जस्टिस, ऑनरेबल जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब ने मेंशन किया कि आपके ये कोर्ट का दायित्व नहीं है, ओके, कि ये बताना कि कौन सा कंटेंट ब्रॉट डाउन करना चाहिए, उसके लिए गवर्नमेंट है। और अगर कोर्ट ये करती भी है, कोई भी ऑनरेबल हाई कोर्ट इसको ये पावर यूज करता है कि आपका कोई भी कंटेंट को ब्रॉट डाउन करना है, तो उसके लिए उनको नेसेसरी कॉशन अपनाना होगा। अदरवाइज क्या करना है, कोई भी कंटेंट को ब्रॉट डाउन नहीं करवाना है, क्योंकि ये आर्टिकल जो 19 सब क्लॉज 1A है उसका वायलेशन है।
तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। तो अभी इंटरनेट को आप फिर जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए से जोड़ के देख सकते हैं कि कैसे जो ये आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके कोई भी अथॉरिटी हो, वो चाहे आपके ऑनरेबल कोर्ट हो या फिर गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव हो या फिर आपके लेजिस्लेचर कोई भी लॉ पास करता है जिससे आपका लोगों का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट होता है, तो वैसे जो लेजिस्लेशन है या फिर ऑर्डर है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टैब्लिश प्रिंसिपल है उसके खिलाफ जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को लगाना है, लेकिन ऐसे फ्रीक्वेंटली जो आपके ब्रॉड डाउन का नोटिस आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, उसको अवॉइड करना जरूरी है। वही चीजें इसमें मेंशन की गई है बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। ओके, और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुया साहब ने। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अभी ध्यान रखिएगा, इसमें आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, डिजिटल मीडिया एंड आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या दिक्कतें आ रही है और कोर्ट का डिफरेंट समय पे क्या इंटरप्रिटेशन रहा है। फॉर एग्जांपल प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल के बारे में कही गई है कि प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल को देखना है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है क्या वो आपका रेस्ट्रिक्शंस लगाने लायक है, जो भी एक्ट है उसमें। अगर नहीं है तो उसको नहीं लगाना है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके सबसे ऊपर है। इसको ब्रॉट डाउन करने का सिर्फ जो रेस्ट्रिक्शंस है वो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 के हिसाब से ही होना चाहिए। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, डिफेमेशन हो रहा है किसी का, या फिर पब्लिक ऑर्डर या फिर ट्रैंक्विलिटी का वायलेट हो रहा है, या फिर किसी हमारे जो फॉरेन रिलेशन है उसको बिगाड़ रहा है, अदरवाइज हर बात में आपका कंटेंट को ब्रॉट डाउन करना ये एक आपका सेंसरशिप हो जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को हार्म करता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये सभी चीजें। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर मेंस में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है पैनल फॉर्म्ड टू अंडरटेक 8th इकोनॉमिक सेंसस। तो पॉपुलेशन सेंसस के बारे में तो हम जानते हैं कि आपके 1872 में फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, ब्रिटिश के समय ही, बाय लॉर्ड मायो। उसके बाद 1881 से रेगुलर सेंसस होने लगा था अप टू 2011, और उसके बाद 2021 में होना था, बिकॉज ऑफ कोविड नहीं हो पाया। तो उसी तरीके से क्या किया जाता है, हमारे देश में इकोनॉमिक सेंसस भी किया जाता है। तो अभी 8 इकोनॉमिक सेंसस किया जाने वाला है, ताकि आपके हमारी जो इकोनॉमी है उसके डिफरेंट जो सेगमेंट है, डिफरेंट जो सेक्टर्स है वो कैसे परफॉर्म कर रही है उसके बारे में जानना, ताकि बेटर स्टेटिस्टिक्स ली जा सके, बेटर डेटा कलेक्शन किया जा सके और टारगेटेड तरीके से पॉलिसी इंटरवेंशन ली जा सके। तो अभी इस बार पैनल फॉर्म्ड हुआ है टू अंडरटेक 8 इकोनॉमिक सेंसस। तो इस बार इसका मतलब ये है कि ये 8 इकोनॉमिक सेंसस के बारे में प्री में भी पूछा जाएगा और मेंस में भी पूछा जाएगा, और पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो उस पर भी सवाल बन सकता है। तो अभी इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसका थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। इकोनॉमिक सेंसस 1977 से स्टार्ट हुआ, जब आपका इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट था उस समय से। तो उस समय आपका जो इमरजेंसी लगाया था 1975 25 ऑफ जून को, 77 को खत्म हुआ था। तो उस इमरजेंसी के बाद आपके इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ी है, इकोनॉमी को मैप करने के लिए ये पहला सेंसस किया गया था 77 में। तो ये प्रीलिम्स में बन सकता है। फिर नेक्स्ट आपका सेकंड, इसमें सारे सेंसस नहीं दिए गए, 6th 7th हुआ 2019 to 21, लेकिन इसको फुल्ली रिलीज नहीं किया गया क्योंकि इसके डेटा के जो क्वालिटी है, जो डेटा कलेक्शन किया गया वो अंडर क्वेश्चन है। नेक्स्ट अभी 8th इकोनॉमिक सेंसस किया जाना है बाय 25-26, ताकि हम ये जो सेंसस होगा उससे हम पता लगा सके कि हमारे इकोनॉमी के जो डिफरेंट सेक्टर्स है, स्पेशली नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, वो कैसे परफॉर्म कर रही है, उसमें और क्या किया जाना बाकी है। तो अभी डेटा क्यों चाहिए, इसको आप विकसित भारत से जोड़ के देखें कि हमें अगर विकसित भारत बनना है बाय 2047 और $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, तो हमें सेंसस करना पड़ेगा। और सेंसस का उद्देश्य क्या होता है, प्रॉपर डेटा कलेक्शन करना, क्या अचीवमेंट्स है, क्या फेलियर्स हैं,
क्या लेक्यूनास रह गई है, ड्रॉबैक्स रही गई है, उसको जानना, और उसको जानने के बाद उसके ऊपर आपके टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशन लेना, ताकि जो ड्रॉबैक्स है, जो हमें अचीवमेंट नहीं हो रही है, उसको अचीव करना। और इस बार क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, एआई ड्रिवन अप्रोच लिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल फोकस किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बाकी सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है, आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। प्लस इसमें आप देख सकते हैं कि व्हाट आर दी चैलेंजेस इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया, तो ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है 22 में, नेशनल इनकम रिगार्डिंग। फिर आपके 2020 में पूछा जा चुका है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, इज द की टू इफेक्टिव गवर्नेंस। देन आप देख सकते हैं डाटा माइनिंग इज अ डबल एज स्वॉर्ड, एग्जामिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस। तो कैसे जो डेटा माइनिंग है वो कैसे डबल एज स्वॉर्ड है, उससे हम कैसे गवर्नमेंट के फेलियर्स को पता लगा सकते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट के फेलियर्स को, प्लस उससे हम क्या और फ्यूचर में कर सकते हैं वो हमें पता लगता है, क्योंकि डेटा, बढ़िया डेटा कलेक्शन होगा तो उससे हमें बेटर आपकी इमेज पता चलेगी इकोनॉमी की, और उस हिसाब से हम उसको सुधार सकेंगे। ओके, रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो स्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है इन प्लानिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल? तो अभी हर डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने के लिए उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या पैरामीटर है, सोशल डेवलपमेंट का क्या पैरामीटर है, उसको जानना जरूरी है, तभी टारगेटेड इंटरवेंशन हम ले सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जिस सेक्टर में हमें ध्यान नहीं देना है उसमें हम ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो उसके लिए क्या है, बेटर पॉलिसी मेकिंग के लिए बेटर डेटा कलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सभी चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं। आई होप चीजें आपको समझ में आई है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ये मैं कल ऑलरेडी समझा चुका हूँ, 2-3 आर्टिकल हमने कल कवर किए थे, आज फिर से आया तो इसीलिए कवर किया गया ताकि आपका जो रिवीजन है वो हो सके। ऑन दी ट्रेड फ्रंट, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विंस एंड एक्सक्लूशन एंड रोड अहेड। तो अभी जो इंडिया यूके का जो आपका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो आपका काफी समय से टॉक्स में था और अभी ये फाइनलाइज हो गया है। ओके, मुझे जितना तक ध्यान है ये 6 मई तक ये फाइनलाइज हो गया था और कल से ये न्यूज में आने लगा है। तो अभी ये फाइनलाइज हो गया है बाय दी डेलीगेट्स, जो डेलीगेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, देन जो इंग्लैंड के गवर्नमेंट के डेलीगेट्स है, उनके बीच में जो उनके मिनिस्ट्रीज है डिस्कशन हो गया है। लेकिन दोनों ही अभी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाली देश है। तो अभी क्या करना है, जो डिस्कशन हुआ है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, इसको इम्प्लीमेंट होने के लिए दोनों ही देशों के लेजिस्लेचर के द्वारा इसको पास किया जाना होगा। तो इसमें और आप पकड़ लीजिए कि 1 साल का समय इसमें लगेगा ये फुल्ली इम्प्लीमेंट होने में। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री देखना चाहे तो एक समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आपकी एंटर की, बिजनेस किया, फिर वो रूल करने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन को इस्तेमाल किया फॉर इकोनॉमिक गेन, एक्सप्लॉयटेशन किया। और आपका उस समय जो आपका ट्रेड था बिटवीन यूके एंड इंडिया, वो क्या था, आपका वन साइडेड था, कि इंडिया के जो भी एक्सपोर्ट थे टुवर्ड्स डिफरेंट नेशन इंक्लूडिंग इंग्लैंड, उसमें बहुत ज़्यादा आपका टैरिफ इम्पोज किया गया था, और ब्रिटेन से जो सामान इंडिया में आ रही थी वो बहुत ही लो टैरिफ में आ रही थी या फिर जीरो टैरिफ में आ रही थी, जिससे हमारा क्या हुआ, डोमेस्टिक जो आपका इंडस्ट्री था उस समय पे, जो हैंडीक्राफ्ट थी, वो सभी क्या हो गई थी, खत्म के कगार पे आ गई थी। तो आज के समय पे आप अगर हिस्ट्री ट्रेस करें तो तब से लेके अब तक देखें तो आज जाके क्या है, दोनों देशों के बीच डिस्कशन हुआ है, ऐसा एक ट्रेड डील हुआ है जिसके तहत क्या किया जाएगा, दोनों ही इसमें म्यूचुअली बेनिफिटेड रहेंगे। तो इसमें क्या इंक्लूड किया गया है, क्या एक्सक्लूड किया गया है, तो कल तो जो भी इंक्लूड किया गया था वो हमने देखा है। ओके, तो इससे अभी हमें एक्सपोर्ट बूस्ट मिलेगा। तो जो इंडिया के टेक्सटाइल है, फुटवेयर है, कारपेट है, ओके, इनके ऊपर टैरिफ को एलिमिनेट किया जाएगा या फिर रिड्यूस किया जाएगा। करंटली 4 to 16% है, तो इसको और घटाया जाएगा। फिर ये जो सेक्टर्स आप देख रहे हैं जिसमें टैरिफ घटाई जाने वाली है बाय द इंग्लैंड, ये आपके लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जिसमें बहुत ज्यादा लोग काम करते हैं। तो अगर टैरिफ घटाई जाती है तो डिमांड बढ़ेगा इंग्लैंड में, यूरोपियन मार्केट में। तो ये सभी चीजें जब वहां जाएंगी तो उससे क्या है, हमारा देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों को काम मिलेगा, तो इससे क्या है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। फिर जो आपके स्कॉच है या फिर वाइन है या फिर जो लग्जरी कार है, उसमें भी क्या होगा, आपके इंडिया के लग्जरी कार और वाइन प्रोडक्ट में
इंग्लैंड टैक्स को कम करेगी और हम भी टैक्स को कम करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा कि ये हमारे तरफ से फेज वाइज ही आपका जो टैरिफ है उसको कम किया जाएगा फॉर जो इंग्लैंड के प्रोडक्ट है उसके लिए, क्योंकि अगर सडनली हम उसको टैरिफ को ब्रॉट डाउन कर देते हैं तो एक्सेसिव कंपटीशन आएगा, जिससे क्या होगा, हमारे डोमेस्टिक सेक्टर को इम्पैक्ट होगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कौन से सेक्टर में टैरिफ को एक्सक्लूड किया गया है स्ट्रैटेजिकली। एग्रीकल्चर पे एक्सक्लूड किया गया है, इसमें हम कोई छूट नहीं देने वाले हैं इंग्लैंड को, जैसे डेयरी में, एप्पल में, ओट्स में, चीज में, वेजिटेबल ऑयल्स में, क्योंकि इसमें अगर छूट दे तो उनके जो प्रोडक्ट है वो हमारे मार्केट में फ्लडेड हो जाएंगे, और उससे क्या है, हमारे डेयरी फार्मर्स को, एप्पल फार्मर्स को, ओके, ओट्स का जो आपका प्रोडक्शन यूनिट है उसको, चीज के सेक्टर में, तो चीज अभी क्या है, डेयरी आपके मिल्क से ही बनता है, तो इन सेक्टर्स को स्पेशली जो अमूल है या फिर डिफरेंट जैसे आसाम में वमूल है, तो इन सभी सेक्टर्स में इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो इसीलिए क्या है, इन चीजों को, फिर इंडस्ट्रियल गुड्स में स्मार्टफोन को, प्लास्टिक्स को, इन चीजों को, ऑप्टिकल फाइबर्स को, डायमंड को, सिल्वर को, इसको एक्सक्लूड किया गया है स्ट्रेटेजिकली, ताकि हम डोमेस्टिक जो सेक्टर है उसको प्रोटेक्ट कर सके, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि फ्री ट्रेड में सभी चीजों में छूट दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अभी क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि कैसे जो डिफरेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विथ डिफरेंट नेशन, वो इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट कर सकती है, एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सकती है, एक्सपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर सकती है, और ये कैसे एक टेम्पलेट बन सकता है कि हम और डिफरेंट नेशन से अपना जो एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्सिफाई करें टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। एंड अगेन ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हम जो यूएसए का जो यूनिलैटरल टैरिफ पॉलिसी है, जो हमारे जो सप्लाई चेन है उसमें जो शॉक डाल रहा है, डोमेस्टिक सेगमेंट में जो शॉक डाल रहा है, उसके लिए क्या अल्टरनेटिव हम ले सकते हैं। तो उसके अल्टरनेटिव में एक सक्सेसफुल अल्टरनेटिव तो आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे है। दूसरा, हम इसी तरीके का जो एग्रीमेंट है उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं विथ डिफरेंट नेशन, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इट इज टाइम टू प्रोटेक्ट इंडियाज वर्क फोर्स फ्रॉम दी हीट। तो अभी समय आ गया है कि हमारे जो वर्क फोर्स है, ओके, जो डिफरेंट इंडस्ट्री में, फिर आपके एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करती है, उनको हीट से प्रोटेक्ट करना। क्यों? बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो आपका हीटिंग है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में टारगेट था कि 1.5 डिग्री का जो थ्रेशोल्ड है उसको पार करने नहीं देना है, लेकिन ऑलरेडी ये आपके 23-24 में पार हो चुका है, और 25 में भी ये लगभग उसी लेवल पे रहेगा, या फिर उससे आपका पॉइंट कुछ डिग्री में ज्यादा भी हो सकता है। तो इससे अभी क्या है, सबसे ज्यादा दिक्कतें किसको झेलनी पड़ेंगी? जो हमारे वर्कर्स है, जो वर्कर्स भाई बहन है, उनको सबसे ज्यादा इस हीट स्ट्रेस को झेलना पड़ेगा, स्पेशली एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो काम कर रहे हैं एग्रीकल्चरल वर्कर, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर रहे हैं इंडस्ट्रियल वर्कर, और उसमें भी अगर देखा जाए तो अर्बन एरियाज में इसका क्या होगा, असर बहुत ज्यादा रहेगा, जिससे क्या है, जो वर्कर है वो अपना जो वर्किंग पोटेंशियलिटी है जो दिन में, उसको लूज करेंगे, इवन फटीग होंगे, या फिर मेंटल स्ट्रेस आएगा, फिर फिजिकल स्ट्रेस आएगा, इवन डेथ तक भी कॉज किया जा सकता है बाय दिस आपका हीट वेव्स, या फिर अर्बन जो हीट इफेक्ट है। ओके, तो इसमें अभी अर्बन एरिया को फोकस किया है, लेकिन आप इसमें जब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इन जनरल बना अबाउट आपके हीट वेव्स के बारे में, तो आप उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, सभी चीजों को संजो के लिखेंगे। ओके, कोई भी आर्टिकल क्या करता है, एक पर्टिकुलर चीज में फोकस कर रहा है, तो उससे क्या है, आपको बाकी चीजें खुद से लिंक करनी जरूरी रहती है। एकदम सिंपल तरीके से सोचिए, आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी की कॉन्सेप्ट क्या है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो अर्बन एरिया में क्या है, हीट आइलैंड बन चुका है जो अर्बन एरिया है, क्योंकि आपके पक्के रोड है, फिर वेजिटेशन कम है, या फिर जो है उसको काट के रोड या फिर अर्बन सेंटर्स या फिर इंडस्ट्री बनाई जा रही है। ओके, कंस्ट्रक्शन एरिया बहुत ज़्यादा डेंस है, आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग, बिल्डिंग के साइड में बिल्डिंग, ऐसे है। तो इसके वजह से क्या है, आपके जो अर्बन एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप होती है, और जो कूलिंग इफेक्ट है वो बहुत कम होता है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से फिर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो है ही, फिर इंडिया का जो वल्नरेबल ज्योग्राफी है, बिकॉज हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आते हैं, हमारे देश के लगभग आप देखें तो बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पार होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और आप इधर इक्वेटर, ओके, फिर उसके नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इन
रीजन के बीच में, कैप्रिकॉन नीचे साउथ से लेके आपके फिर कैंसर नॉर्थ में, ये जो भी एरिया इसके अंदर आता है 23.5 डिग्री के अंदर, उस रीजन के अंदर बहुत ज्यादा आपका गर्मी होती है, बिकॉज जो सन का जो स्लैंटिंग है वो बहुत ज्यादा रहता है इसमें। ओके, इस रीजन में ही सन ज्यादा आपका शाइन होता है। तो अभी जो है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, पूछा जा सकता है कितने स्टेट से होके गुजरता है। 8 स्टेट से होके गुजरता है, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान में थोड़ा सा पार्ट है इसीलिए राजस्थान भी आ जाएगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, और नॉर्थ ईस्ट में देखे तो हम पहले त्रिपुरा देन मिजोरम। तो इसकी वजह से भी क्या है, हमारे जोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी देखी जाती है। फिर मानसून में भी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, मानसून कम हो रही है, इरेटिक रेनफॉल है, तो उसके वजह से भी क्या है, समर का स्ट्रेस जो है वो कम नहीं हो रहा है। फिर आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन जो है, हम बहुत नेगेटिव तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं विथ एनवायरनमेंट, तो ये सभी चीजों की वजह से क्या है, आपके हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है और डिजास्टर क्रिएट कर रहा है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपका हीट स्ट्रेस है या फिर जो हीट वेव है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्या है, बहुत ज्यादा नेगेटिव असर रहता है हमारी इकोनॉमी में, हमारी सोसाइटी में, और इसको टेकल करना जरूरी है इन अ टाइम बाउंड मैनर। तो बढ़िया पॉलिसी डिजाइन करना है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लेने हैं, फंडिंग करना है। ओके, फिर हेल्थ एंड इंश्योरेंस जो है उसको और आपका एक्सेसिबल बनाना है, और ज़्यादा लोगों को इसके अंदर कवरेज देनी ज़रूरी है। फिर एजुकेशन देनी है, कैपेसिटी बिल्ड करना है। तो ये अब ध्यान रखिए कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ओके, ऐसा जो एक हाइप है कि मेंस में बहुत कुछ भयंकर ऐसा कुछ पूछा जाएगा जिसको आप सकेंगे नहीं, सकेंगे। बस क्या है, लिंक कीजिए डिफरेंट चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों से लिंक कीजिए, बस सोचिए टॉपिक के ऊपर, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा लिखने को। ओके, 150 शब्द में आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे, इवन ऐसे भी लिख लेंगे आप। ओके, 1200 से 1500 वर्ड के बीच में ऐसे लिखना भी आपके लिए नामुमकिन नहीं रहेगा, जो अभी आप सोच रहे हैं कि नामुमकिन है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्प्राउटिंग सस्टेनेबल न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड सिस्टम। तो अभी न्यूट्रिशन को लेके इतनी क्या दिक्कतें हैं हमारी देश में, तो न्यूट्रिशन को लेके बार बार चर्चे में आप देखेंगे, हर एक साल में आप देखेंगे कि लगभग आप 100 से भी ज्यादा आर्टिकल आपको मिल जाएगा। ओके, 365 दिनों में 100 से भी ज्यादा आर्टिकल आप कवर कर लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो न्यूट्रिशन के ऊपर, फूड सिक्योरिटी के ऊपर। तो अभी ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 के जो बाद जो ग्रीन रेवोल्यूशन देखा गया, उसमें हमने फूड सिक्योरिटी को तो अचीव कर लिया, लोगों का पेट भरने लगा कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन कार्बोहाइड्रेट क्या है, देह को न्यूट्रिशन नहीं दे सकता है, जिसके वजह से क्या है, आपका न्यूट्रिशन का जो इनटेक है वो सफिशिएंट नहीं रहा। तो प्रॉब्लम क्या आने लगा इससे, एनीमिया का प्रॉब्लम, एनीमिक कंडीशन देखा गया स्पेशली वुमेन में। तो आज अगर देखें इंडिया में लगभग 40 से 50% जो महिलाएं हैं वो आपकी एनीमिक कंडीशन में है, एनीमिया से जूझ रही है। नेक्स्ट आप अगर देखें तो 30 से 35% जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग एंड वेस्टिंग से जूझ रहे हैं। अगर जो मातृ है, जो माँ है, वही अगर हेल्दी नहीं है तो बच्चे क्या होंगे आपके, जो उनका हेल्थ होगा उसमें भी बहुत ज्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। और ये ओवरऑल किस में असर डालेगा, देश की इकोनॉमी में, देश की डेमोग्राफी पे असर डालेगा, क्योंकि हेल्दी पॉपुलेशन से ही तो देश देश हेल्दी स्ट्रांग बनेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, न्यूट्रिशनल जो सेंसिटिव फूड सिस्टम है उसको डेवलप करना जरूरी है। और इसी के लिए आप ध्यान दीजिएगा, कल परसों हमने 2 आर्टिकल देखे थे, एक मिलेट मिशन के ऊपर और दूसरा आपके पल्सेस के ऊपर, कि आपका जो पैडी कल्टीवेशन जो ओवर एम्फेसिस किया जा रहा है उसको थोड़ा माइनस करके हमें पल्सेस में, देन सेकेंडली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मिलेट्स पे ध्यान देना जरूरी है, जो कि आपके न्यूट्रिशियस फूड है। ओके, तो वही सभी चीजें इसमें हमें जाननी जरूरी रहेंगी। तो अभी अगर न्यूट्रिशन नहीं रहा तो क्या होगा, अंडर न्यूट्रिशन होगा, फिर हिडन हंगर जो है बरकरार रहेगा। लेकिन और एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में एक प्रॉब्लम ओवर न्यूट्रिशन का भी है, कि आप देखेंगे कि जो आपके वेल ऑफ लोग हैं उनके अंदर ओवर न्यूट्रिशन का डोज देखा जाता है।
क्योंकि सहूलियत है, बहुत ज़्यादा खाना खा सकते हैं, डिफरेंट न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हैं, जिसके वजह से ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो या फिर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, स्पेशली ओबेसिटी तो देखा ही जाता है। तो ओबेसिटी का एक रीज़न तो मेन रीज़न तो जंक फूड ये सब चीज़ें हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि ओवर न्यूट्रिशन का डोज मिल रहा है, और जिसको अंडर न्यूट्रिशन का डोज मिल रहा है वो है क्या है, स्टंटिंग, वेस्टिंग एनीमिया का शिकार है, जो अभी मेंशन किया। तो इससे क्या है, इकोनॉमिक लॉसेस देखी जाती है। तो जो लोग बीमार रहेंगे, जो बच्चे हमारे स्टंटिंग वेस्टिंग को फेस करेंगे, तो इन फ्यूचर वो क्या करेंगे, उनका इकोनॉमिक जो पोटेंशियलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ओके, इजी है। बस गवर्नमेंट को क्या ध्यान देना है, अभी जैसे गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, पॉलिसी गवर्नमेंट ने डिफरेंट पॉलिसी ली है, जैसे मिड डे मील स्कीम था। ओके, उसी को अभी पोषण अभियान कर दिया गया है, क्योंकि मिड डे मील स्कीम में सिर्फ खाने पे ध्यान दिया जाता था, लेकिन पोषण में अभी न्यूट्रिशन में ध्यान दिया जाता है। फिर आपके नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पीडीएस जो राशन शॉप है उसके जरिए राशन दिया जाता है। अभी इसमें सुधार क्या लाना है कि राशन में ज्यादातर क्या दी जाती है, चावल। तो इसमें चावल के साथ दाल देना, डिफरेंट मिलेट को भी इंक्लूड करना जरूरी रहेगा। ओके, इजी है, एकदम इजी है। ओके, देन जो आईसीडीएस प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसको 1975 2 अक्टूबर को लिया गया था। तो इस आईसीडीएस स्कीम के तहत अगर देखें तो आंगनवाड़ी खोली गई है। फिर जो आपके मदर है, ओके, उनको न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, जो आपके चाइल्ड है उनको न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। प्री प्राइमरी लेवल की जो आपकी एजुकेशन है वो दी जा रही है। ओके, तो इनको अभी क्या करना है, थोड़ा सा इसमें जो भी लेक्यूनस है उनको गैप को फिल करना है। और फिल कौन करेगा, गवर्नमेंट तो स्कीम बनाएगी, आप ऑफिसर बनने वाले हैं तो आपको इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आप सोच लीजिए, आप ऑफिसर हैं, आपको हर गांव कस्बे में आप जहां भी पोस्टिंग रहेंगे, पोस्टेड रहेंगे एज आईएएस और एज स्टेट पीसीएस के ऑफिसर, आपको इन सभी चीजों को हॉलिस्टिकली इंटीग्रेटेड वे से, इंटीग्रिटी के साथ इम्प्लीमेंट करना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ग्रेटर रेगुलरिटी। ओके, अभी इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा कि जो डिफरेंट स्कीम है उसको पूछी जा सकती है। ओके, उसको पूछी जा सकती है। देन आपका ओबेसिटी का, और जो मतलब अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन एक डायलमा है, इसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, ओवर न्यूट्रिशन होने से भी लोग बीमार पड़ेंगे, तो उससे भी हमारा लॉस है, उसको भी टेकल करना है। उसके लिए क्या है, ईट राइट मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट का जिक्र आप कर सकते हैं। ओके, बाकी चीजें आप देखने से आपको ध्यान में आ जाएंगी चीजें। नेक्स्ट है ग्रेटर रेगुलरिटी। तो क्या ग्रेटर रेगुलरिटी करना है, इसमें स्पेशली एक जूनोटिक डिजीज, जूनोटिक डिजीज मतलब जो आपके एनिमल से ह्यूमन के अंदर ट्रांसफर होती है, उसके बारे में मेंशन किया गया है, और जो है निफा वायरस। तो ये निफा जो वायरस है, ये पहले आपका, मुझे जहां तक ध्यान में है, ये मलेशिया में देखा गया था। ओके, पहली बार मलेशिया में इसका डिटेक्शन हुआ था, निपा नाम का एक गांव से, उससे ही इसका नाम पड़ा निपा वायरस। और ये कैसे पहले फैला था, बैट टू ह्यूमन फैला था। जो आपके बैट होती है, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे इतना ध्यान नहीं है, चमगादड़ शायद कहते हैं इसको। ओके, देख लीजिएगा। तो जो बैट टू ह्यूमन है ये फैलना चालू हो गया था। प्लस क्या है, बाद में ये आपके एनिमल्स, अदर एनिमल लाइक पिग से ह्यूमन के अंदर फैलने लगा, और ह्यूमन टू ह्यूमन भी इससे क्या है, इस वायरस का ट्रांसमिशन होने लगा। तो अभी इस वायरस से क्या कंडीशन डेवलप हो सकते हैं, आपके एक्यूट एनकेफेलाइटिस सिंड्रोम आ सकता है, जिसमें आपका ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसमें कफिंग लेस रहेगी। ओके, और ये जो एईएस जब कंडीशन होगा तो ये लो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है इसमें। लेकिन एआरडीएस का जब सिंड्रोम होता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो उसमें क्या है, आपका ट्रांसमिशन का रिस्क हाई होता है, इसमें लंग का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, लंग सिस्टम का कफिंग ज्यादा होती है, हाई वायरल लोड देखा जाता है। तो अभी ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, ये जो आपका इंफॉर्मेशन है ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। बाकी आपकी जो ये अगर हम डिजीज के अंदर देखें तो डिजीज क्या होती है, मोटा मोटा डिजीज को दो तरीके से बांटा जाता है। एक कम्युनिकेबल डिजीज जो कम्युनिकेट होता है, जैसे निपा वायरस, कोरोना वायरस, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। जैसे आपका एड्स हो गया, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। फिर आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है, हाइपरटेंशन हो गया, या फिर आपके हार्ट रिलेटेड डिजीज हो गई, ब्लड प्रेशर, या फिर आपका ब्लड शुगर बढ़ना, ये सभी आपके नॉन कम्युनिकेबल है, लाइफस्टाइल डिजीज है।
ओके, तो लाइफस्टाइल डिजीज को तो हम क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल को सुधार करके, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खा करके, अपना लाइफस्टाइल को ठीक करके, एक्सरसाइज करके, एक्टिव रह के ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेना जरूरी रहेगा। ओके, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट को क्या करना है, गवर्नमेंट का जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनको एक्टिवली इन चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलियंस प्रोग्राम ऑलरेडी लिया जा चुका है। इसके उपरांत आपका वन हेल्थ मिशन भी लिया गया है बजट 21-22 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हेल्थ अप्रोच या फिर वन हेल्थ मिशन क्या है, कभी प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, कभी मेंस में पूछा जाएगा कि वन हेल्थ मिशन के तहत क्या है, जो आपकी एनवायरमेंट है, प्लांट है, फिर एनवायरनमेंट में जो एनिमल है और जो ह्यूमन है, इन तीनों का हेल्थ को ध्यान देना है। सिर्फ ह्यूमन हेल्थ को ध्यान में रखेंगे तो डिजीजेस ठीक नहीं होंगी। तो तीनों चीजों को एक करके देखना होगा, तीनों का हेल्थ जो है बेटर रखना पड़ेगा। ठीक, तो ये सभी चीजें आप एक बार पढ़िएगा, समझ में आएंगी। ओवरऑल आपके क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे गवर्नमेंट फाइट कर सकती है, क्या चैलेंजेस है, उसको लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगेन एक कम्युनिकेबल डिजीज में बहुत बड़ा चैलेंज है टीबी का, जिसके ऊपर डिफरेंट आर्टिकल हमने पास्ट में देखे हैं। तो इसीलिए अभी एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा, इन जनरल बनेगा कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के ऊपर। ओके, तो आपको डिफरेंट सजेशंस देने होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ वाइडर ट्रेंड ऑफ इरोडिंग प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। तो एक रिपोर्ट है आपका 23rd एनुअल साउथ एशिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट में आपकी कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ डेटा रिवील हुई है, जिससे ये पता चल रहा है कि इंडिया में आपका जो प्रेस का फ्रीडम है वो दिन ब दिन इरोड होता जा रहा है। और प्रेस का फ्रीडम, अभी प्रेस क्या है, आपकी जो डेमोक्रेसी है एक देश की, उसकी फोर्थ पिलर है, जो क्या करती है, गवर्नमेंट के बाकी 3 ऑर्गन को, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी को, पीपल के साथ जोड़ती है बाय डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, बाय फॉर्मिंग ओपिनियन, बाय गिविंग फीडबैक, ओके, फ्रॉम पीपल टू गवर्नमेंट। तो अभी क्या है, जो प्रेस का फ्रीडम है उसमें बहुत ज्यादा कर्टेलमेंट देखी जा रही है बाय दी अथॉरिटी। और अथॉरिटी क्या कर रही है, जो आपके डिफरेंट जो ड्रैकोनियन लॉ है, जिसके तहत क्या किया जा सकता है, पीपल का जो आपका फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको वायलेट किया जा सकता है। लाइक यूएपीए है, पीएमएलए है, सेडिशन का जो प्रोविजन है, डिफेमेशन का जो प्रोविजन है, इसके तहत क्या किया जा सकता है, आपके लेजिटिमेट जो डिसेंट है या फिर जो लेजिटिमेट या जस्टिफाइड या फिर साउंड जो क्रिटिसिज्म है, उसको दबाया जा सकता है। तो अभी अपने आप में ये लॉ बुरे नहीं है। इन लॉ को बनाने का मेन रीजन है कि देश की जो यूनिटी, इंटीग्रिटी, जो सिक्योरिटी है, उसको प्रोटेक्ट करना। लेकिन देखा जाता है कि बहुत समय पे अथॉरिटी जो है वो इन लॉ का गलत इस्तेमाल करके जो जर्नलिस्ट है उनको हरास करती है या फिर पनिश करती है, जो सच को बाहर निकालने जाते हैं या फिर जो इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी को डिसेंट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं और एक पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट दी रॉन्ग डूइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसमें क्या है, आपका डिफरेंट तरह से उनका आवाज को दबाया जाने का कोशिश करता है। तो उसीलिए ये आर्टिकल आया है। तो अभी प्रेस फ्रीडम को लेके ऑलरेडी एपीएससी में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जीएस पेपर 2 में। ओके, कि डिसेंट करना या फिर गवर्नमेंट का पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना, ये आपका देशद्रोही कार्यकलाप नहीं है। ये जरूरी है फॉर अ साउंड डेमोक्रेसी, फॉर अ साउंड सोसाइटी, फॉर अ हेल्दी सोसाइटी। तो उसी के ऊपर ये सभी चीजें आई है। तो अभी मीडिया का जो रोल है उसको लेके ऐसे में क्वेश्चन देखा जाता है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, कहीं भी आप क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, 4 में आप अभी आप सोचेंगे 3 में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 3 में आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत सोशल मीडिया है, उसके तहत आपके जो आप आज के समय पे जो डिजिटल मीडिया उभर के आ रही है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा। अभी ऐसा नहीं है कि जो आपके मीडिया है या फिर जर्नलिज्म है उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें भी आपके पेड न्यूज़, फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ऐसे जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है। लेकिन इसमें हम ब्लैंकेटली नहीं कह सकते कि सभी एक तरह है, सभी बुरे हैं या फिर सभी अच्छे हैं। तो कुछ अच्छे भी है, कुछ बुरे भी है। ओके, तो जो अच्छे हैं वो जरूरी है फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, फॉर अ हेल्दी सोसाइटी, और जो बुरे हैं वो अच्छे नहीं है फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी एंड हेल्दी सोसाइटी।
लेकिन ये भी अच्छा नहीं है कि जो अच्छे हैं उनको बाय द गवर्नमेंट दबाया जाए। ओके, तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी, जरूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। ओके, तो अभी ध्यान रखिएगा कि पाकिस्तान का जो रवैया रहा है टुवर्ड्स इंडिया कि बार बार जो आपके प्रॉक्सी अटैक करवाना बाय टेररिस्ट ग्रुप, ओके, जो एक देश की फॉरेन पॉलिसी के अनएथिकलिटी को दर्शाता है। ये बहुत ही ज्यादा अनएथिकल है, क्योंकि देश के पास उनका खुद का फोर्स है, तो कुछ अगर मामला है तो आमने सामने मुकाबला करना चाहिए। ऐसे प्रॉक्सी या फिर एसिमेट्रिकल वारफेयर जो है वो स्टेट को शोभा नहीं देता है, एक स्टेट को टेररिस्ट की कैटेगरी में ही डाल देता है वो। तो अभी हाल ही में जो अटैक हुआ पहलगाम में, उसके रिटालिएशन में, उसके प्रत्युत्तर में भारत ने जो आपका वर्ल्ड बैंक के मेडिएशन के द्वारा साइन किया गया इंडस वाटर ट्रीटी था उससे विड्रॉ कर लिया, उसको हॉल्ट कर दिया अभी के लिए। तो अभी इससे क्या है कि आपके पाकिस्तान को चीजें समझ में आएंगी, क्योंकि आपके जो इंडस रिवर सिस्टम है उसके वाटर से ही पाकिस्तान का लगभग जो 60% खेती है वो होता है। तो उससे क्या है, एक उनके ऊपर आपका उनको समझ में आएगा इस चीजों की वजह से। अभी उन्होंने कंप्लेन भी किया वर्ल्ड बैंक में कि आपने ये मेडिएट करा दिया था, अभी पाकिस्तान सॉरी इंडिया इससे यूनिलैटरली विड्रॉ कर रहा है, तो ये कैसे कर सकता है, और इस ट्रीटी के हिसाब से भी यूनिलैटरली विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो वर्ल्ड बैंक के जो आपके चीफ है अजय बेंगा साहब, उन्होंने इन चीजों को नकारा है कि इंडिया ये ऐसा कर सकता है। कैसे कर सकता है? एज पर दी वियना कन्वेंशन ऑन दी लॉ ऑफ ट्रीटीज, कि पाकिस्तान का जो रवैया है, जो वो आपके नॉन स्टेट एक्टर को यूज कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, तो उसके लिए हम क्यों उनका जो ट्रीटी है उसको माने। तो इस लॉ के तहत, इस कन्वेंशन के तहत, लॉ या फिर इस ट्रीटी के तहत हमने इंडस वाटर ट्रीटी को अभी के लिए क्या कर दिया है, हॉल्ट कर दिया है। और ये हमने जो भी किया ये इलीगल नहीं है, अनजस्टिफाइड नहीं है, ये कंप्लीटली जस्टिफाइड है अंडर दिस एक्ट, वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज 1969। तो ध्यान रखिएगा, इस बार प्रीलिम्स में ये चीजें पूछी जाएंगी, इवन मेंस में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन कि क्या इंडिया ने जो किया वो सही है। तो आपको इसको जस्टिफाई करना होगा कि जो किया वो सही है। इवन वर्ल्ड बैंक ने भी अभी के लिए मेडिएट करने से नकारा है, क्योंकि इंडिया ने जो किया है सही किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने ट्रिगर किया है हमें कि हम ऐसा कुछ एक्शन ले, तो हम हमारी ओर से सही है। ओके, बाकी पाकिस्तान ने रिटेलिएशन कैसे किया? शिमला एग्रीमेंट को नकार करके, कि जिस एग्रीमेंट के तहत ये बात कही गई थी कि दोनों देश क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसको बायलैटरली सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो ट्रीटी साइन हुआ था 72 में, उसके बाद इसको बार बार अगर किसी ने डिफाई किया है तो वो पाकिस्तान ही है। तो इसको वो माने या ना माने, आज के समय पे ऑफिशियली कह रहे हैं कि हम इससे आपका इसको नहीं मानेंगे, सस्पेंड करते हैं। तो सस्पेंड तो अभी ऑफिशियली किया है, लेकिन इसको ना मानना तो वो 72 से ही कर रहे हैं, तो फर्क नहीं पड़ता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बाकी ध्यान रखिएगा, इस टॉपिक को मैंने पहले समझाया था अच्छी तरीके से इससे पहले, कि कौन से जो आपके रिवर है किसको जाती है। झेलम, चेनाब, इंडस का मैक्सिमम वाटर किसको जाएगा? आ, आ, पाकिस्तान को। सतलज, रवि, व्यास किसको जाएगा? इंडिया को। ओके, तो बाकी इसका थोड़ा ज्योग्राफी आप देख लीजिएगा, कौन सी रिवर कहाँ से कैसे गुजरती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एवरी आर्म एक्सपोर्टर लव्स अ गुड वॉर। अभी ध्यान रखिए कि जो आर्म एक्सपोर्टर है वो तो चाहेंगे ना कि जब दो देश वार कर रहे हैं तो वार जो है वो अच्छी तरीके से हो। क्यों अच्छी तरीके से हो? एक तो उनका वेपन जो है वो आपका लोग, बाकी देश दुनिया देखे कि किसका वेपन कितना अच्छा है। दूसरा, उनका जो वेपन का मार्केट है वो और फैले। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी वार लड़ी गई है जिसको वेपन सप्लायर्स ने जानबूझ के लड़वाया है, ताकि वेपन का जो मार्केट है वो चलता रहे। आज आप देख सकते हैं कि एंटी ग्लोबलाइजेशन पूरा चल रहा है। डिफरेंट जो नेशंस है वो आपकी टैरिफ को बढ़ा रही है, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर ले रही है, लेकिन आर्म्स ट्रेड के का देखे तो देखेंगे कि आर्म्स ट्रेड में ग्लोबलाइजेशन जारी है, कि सभी आर्म्स खरीदो। ओके, तो अभी
इसमें आप ये चीजें पूछी जा सकती है कि देश क्या है, डिफरेंट जो नेशन है, पावरफुल नेशन, वो कैसे ग्लोबल लेवल पे जो पीस को प्रोटेक्ट कर सकती है लेकिन पीस को वायलेट करने में लगी हुई है, आर्म्स सप्लाई करके या फिर दो देश को लड़वा के। ओके, जैसे रशिया यूक्रेन का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर आप अभी रशिया यूक्रेन में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन को सपोर्ट किससे आ रहा था, यूएसए से, यूरोपियन यूनियन के देशों से। फिर आपके जो इसराइल हमास का जो फाइट है, उसमें इसराइल को सपोर्ट कौन कर रहा था, यूएसए। ओके, तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ठीक। बाकी एक देश को अपना जो आर्म्स एंड एमुनिशन है उसको स्ट्रांग रखना जरूरी है, वारहेड्स को स्ट्रांग रखना जरूरी है। फॉर एग्जांपल आज के समय पे आप देखिए कि इंडिया ने अगर S-400 जो मिसाइल सिस्टम है रशिया से हम अगर परचेस नहीं करते तो अभी हमें क्या होता, बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती। तो इसीलिए क्या है, एक देश स्पेशली जो दुश्मनों से घिरा हुआ है, ओके, उसको अपना डिफेंस स्ट्रांग रखना जरूरी होता है। तो इंडिया इसीलिए क्या है, अपना जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है सालों साल बढ़ाते जा रहा है। किसके लिए, अपने जो देश है उसके लिए, हमारे जो लोग हैं उनके लिए। ओके, तो हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अभी आप कुछ चीजें देख लीजिएगा कि लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर कौन है, इंपोर्टर कौन है, ये सभी चीजें आ सकती है। हम हाईएस्ट आर्म एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम रशिया। एंड सेकेंडली मुझे जहां तक ध्यान है इट इज फ्रांस, थर्डली इट इज यूएसए एंड फोर्थली इट इज इसराइल। तो इसमें कुछ चेंजेस रह सकती है हाल ही में, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ध्यान रखिएगा, लेबर या फिर वर्कर के बारे में कहा गया है। तो अभी यूएसए आपका प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी ले रहा है, क्यों, ताकि अमेरिका को अगेन ग्रेट बनाया जा सके और अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो अमेरिकन है उनको जॉब दी जा सके। तो अभी अमेरिका के हिसाब से अमेरिका का जॉब कैसे लॉस्ट हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट जो इमिग्रेशन है, फ्रॉम इंडिया हो, चाइना हो, मैक्सिको हो और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हो। तो इसके वजह से क्या है, अमेरिका अपना जॉब लॉस्ट कर रही है। तो इसीलिए वो जो वीजा देती है डिफरेंट वर्कर को डिफरेंट कंट्री के, उसको उन्होंने कटेल किया है और यूएसए में जॉब बढ़ाने की कोशिश की है। लेकिन इसमें एक डायलेमा बताया गया है कि आज के समय यूएसए क्या है, आपका बहुत ज्यादा ऑटोमेटेड हो गया है। डिफरेंट आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना हो या फिर रोबोटिक्स को यूज करना हो, तो इससे क्या है, अमेरिका में जो जॉब है उसका कटेलमेंट वैसे ही देखा गया है। और फर्दर वो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उसको टेक्निकली रोबस्ट बना रहे हैं। तो उससे उनका और जॉब लॉस हो। तो इसीलिए उनको किस चीज में अभी ध्यान देना है, आपके ज्यादा से ज्यादा लेबर या फिर जो वर्कर है उनका जो स्किल है उसको डेवलप करने में ध्यान देना है। तो वही चीजें इसमें की गई है कि यूएसए को भी क्या है, स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है इंडिया का, कि इंडिया में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लगभग आपके 65% पॉपुलेशन बिलो एज ऑफ 35 है। तो बहुत ज्यादा हमारे जॉब रेडी वर्कर्स है। लेकिन ये जॉब रेडी तब तक नहीं है जब तक आपके स्किल बेटर इम्पार्ट नहीं किया जाता है। तो इसमें स्किल के बारे में कहा गया है कि हमारे देश के पॉपुलेशन को डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्किल देना जरूरी है, ताकि इंडस्ट्री का जो डिमांड है उसको मैच किया जा सके, क्योंकि स्किल गैप बहुत ज्यादा देखी गई है। ओके, तो उससे क्या होगा, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज सेक्टर हो, सभी में हमारे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको हम पा सकते हैं। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल है, तो इसको इकोनॉमी से लिंक करके देखिएगा। नेक्स्ट है, वी नीड अ न्यू पिन अप इकोनॉमिक मॉडल। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि इकोनॉमिक मॉडल तीन तरह की हो सकती है। एक कैपिटलिस्ट, दूसरा सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट में कैपिटलिस्ट लोग डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट का डिसीजन कम होगा, मार्केट डिसाइड करेंगे क्या प्रोड्यूस करना है, क्या सेल करना है। सोशलिस्ट मॉडल में क्या है, पूरा का पूरा गवर्नमेंट डिसाइड करेगा क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे उसका वितरण होगा। ओके, ताकि सोसाइटी में सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस लाया जा सके। तीसरा मॉडल है मिक्स इकोनॉमिक मॉडल। तो अभी इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए जो आज के समय पे बेस्ट इकोनॉमिक मॉडल क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल ही है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी आपका सहूलियत देना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देनी है, और उसी के साथ ये भी इंश्योर करना है कि सोसाइटी का जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस वायलेट हो रहा है, स्पेशली मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन का, उनका हित भी देखना है।
इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी है दूर करनी है, डिफरेंट रीजन में जो अनइवन डेवलपमेंट है उसको मीट करना है, इवन डेवलपमेंट करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। ओके, तो वही चीजें इसमें मेंशन की गई है। आप हमेशा ही बीच का रास्ता अपनाइएगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, और कभी भी कैपिटलिस्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज मत कीजिए, क्योंकि कैपिटलिस्ट सिस्टम को हमने क्रिटिसाइज किया टिल 1991, इसीलिए हमारा देश का जो डेवलपमेंट था, ग्रोथ था, बहुत कम था। 1991 के बाद ग्रोथ ज्यादा बढ़ा, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जो ग्रोथ हुआ वो जॉबलेस ग्रोथ हुआ, इनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ी, सिर्फ एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को ही ज्यादा इसमें डेवलपमेंट मिला, सहूलियत मिली। तो अभी जो सेक्शंस रह गई है उनको डेवलप करवाना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट हॉर्स बिफोर पेट्रोल। तो इसमें देवदत्त पटनायक साहब जो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपकी लिखते हैं, प्लस कौन से टीवी चैनल में, ओके, हिस्ट्री कुछ 18 ऐसा कुछ चैनल था, मैं भूल गया, बहुत दिन पहले, बहुत पहले मैं इसको देखता था। इनका जो भी वो चैनल जो था और इनके जो भी एक्सप्लेनेशन थे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इन्होंने इसमें कहा है कि हॉर्स का क्या इस्तेमाल था बिफोर पेट्रोल, कि कैसे हॉर्स को इस्तेमाल की जाती थी इकोनॉमी में, एक जगह से दूसरे जगह सामान ढोने के लिए। फिर नेक्स्ट कैसे हॉर्स का इस्तेमाल किया जाने लगा इन वारफेयर में, और आज के समय क्या है, हॉर्स के जगह पे कैसे मॉडर्न वारफेयर टेक्निक्स डेवलप हो रही है। तो वही सभी चीजें इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से मेंशन की गई है। ओके, तो ये आर्टिकल में ये सभी चीजें दी है, आप एक बार देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा, इससे थोड़ा एंशियंट हिस्ट्री भी आपका रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट है ए टाइम फॉर यूनिटी नॉट इरिटेशन। तो अभी इसमें कही गई है कि आज अभी का जो समय है, पास्ट 75 ईयर्स में हम पाकिस्तान से 4 युद्ध लड़ चुके हैं, 47 48 में, 65 में, 71 में और 99 में। तो इन हर वार में हमने अपनी यूनिटी दिखाई और हमने पाकिस्तान को हर बार मात दी, उनको हराया। ओके, और अपना जो नेशन का ग्लोरी है, जो प्राइड है, उसको हमेशा ऊंचा रखा है हमने। तो आज के समय पे जो वार का माहौल बना हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो इसमें पूरे देश को एक साथ यूनाइटेडली खड़ा होना है, किसी को इस समय कोई डिवीजन नहीं देखनी है, जिससे हम क्या कर सके, हमारे अगेंस्ट जो पावर खड़े होते हैं उसके अगेंस्ट हम खड़े होके उनको मात दे सके। अभी ये इरिटेशन का समय नहीं है कि एक दूसरे से हम इरिटेट हो, एक दूसरे कम्युनिटी से हम इरिटेट हो। और प्लस इसमें और एक चीज मैं आपको दर्शाना चाहूंगा कि जिस तरह से हम हमारे जो दिक्कत की समय आती है, वो चाहे कोरोना हो या फिर किसी से वार लाइक सिचुएशन हो, तो उसमें पूरा देश यूनाइट होता है, जो कि होना भी चाहिए। लेकिन जब आपका पीसफुल माहौल रहता है तब हम क्यों बढ़ जाते हैं, आपके जेंडर के नाम पे, या फिर आपके कास्ट के नाम पे, या फिर एथनिसिटी के नाम पे, या फिर रिलीजन के नाम पे। हम एक नेशन है, नेशन हमारा आइडेंटिटी है, देश हमारा माँ की तरह है, तो इसके अंदर जो हम रहते हैं, क्यों हम भाई भाई बहन बहन की तरह सब मिलजुल के नहीं रह सकते हैं। मिलजुल के रहना है ताकि हम देश का इकोनॉमी, देश का सोसाइटी को आगे बढ़ा सके, और हम एक क्या हो, ग्रेट नेशन पर ध्यान रखिएगा, हमें ग्रेट नेशन बनना है। एक तो होता है पावरफुल नेशन इन नेगेटिव सेंस, लेकिन हमें ग्रेट नेशन बनना है, पावरफुल बनना है विथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ना कि किसी को डोमिनेट करने के लिए। इतना पावरफुल बनना है कि कोई हमें ना हरा सके और ना कोई हमें लड़ने आए, और ना ही हम भी किसी के साथ लड़ने जाए। तो हमारे अंदर तो ये टेंडेंसी है ही नहीं, हम पहले से ही एक ग्रेट सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। ओके, तो उस हिसाब से देखें तो हमें आज के समय हम जैसे यूनाइटेड है, फ्यूचर में भी हमें यूनाइटेड रहना होगा। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है इसको समाप्त करता हूँ। आई होप अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ बुरा भी लगा होगा तो भी बताइएगा, कुछ डाउट है तो भी बताइएगा। इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करता हूँ, फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ। थैंक यू।